नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी। चुनाव आयोग ने अगर सुप्रीम कोर्ट की मानी तो बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की जांच की प्रक्रिया में कई और दस्तावेज मान्य होंगे। आज बहुत अहम इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने कहा है कि यह उसका आदेश नहीं है, सबमिशन है, यानी कि प्रस्ताव है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव दिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया रोकना उसे सख्त नापसंद है, लेकिन इस बात पर गंभीर संदेह है कि वह इतनी बड़ी कवायद को इतने कम समय में कैसे संभाल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस बात पर भी हामी भरी कि एक भी वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। आज बहुत अहम सुनवाई थी। लगातार इसमें कुछ विपक्षी दल और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण एनजीओज जो हैं, जैसे कि एडीआर है, उन्होंने अर्जी लगाई थी जिसमें जाने माने वकील जो है उनकी तरफ से शामिल हुए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जैसे नामी वकील शामिल हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से राकेश द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच ने ये पूरा जो मामला है इसे करीब 3.5 घंटे तक सुना और कुछ अहम सवाल जो हैं इस पूरी हियरिंग के दौरान उठाए गए। आपको पहले हम बताएंगे कि कोर्ट की पूरी कार्रवाई जो है उसमें क्या क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या आज इस कार्रवाई में हुआ, क्योंकि बहुत अहम ये कार्रवाई है। इसका बहुत बड़ा व्यापक असर ना सिर्फ बिहार के चुनाव पे पड़ेगा बल्कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज है आगे उस पर भी पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि 1950 के एक्ट में जो बस इन्वेस्टिव रिवीजन और समरी रिवीजन की बात कही गई है, उस एक्ट में कानून के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2003 में रिवीजन हुआ था, तब 4 करोड़ वोटर थे, अब 7.9 करोड़ वोटर हैं। तब से 10 चुनाव गुजर चुके हैं। अब चुनाव से पहले यह बिल्कुल किया जा रहा है और यह सब 30 दिन के अंदर ही होना है। 2003 के बाद वालों को नागरिकता साबित करनी होगी। 2021 में कानून में संशोधन से आधार मान्य है, 2022 से लागू भी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के लोग कहते हैं कि आधार मंजूर नहीं है। 11 दस्तावेज मानने की बात कही जा रही है, लेकिन वोटर आईडी को नहीं मान रहे हैं। न्यायपालिका, कला और खेलों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को छूट है। ये बिल्कुल मनमाना रवैया है सुप्रीम को जो इलेक्शन कमीशन है उसका। इस मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इसका तर्क है, इसमें गलत क्या है। वो जो कर रहे हैं उसका अधिकार संविधान ने उनको दिया है। उन्होंने 2003 की तारीख तय की क्योंकि उससे आंकड़े हैं, वो फिर से इसमें क्यों पड़े। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने अपनी बात को फिर रखा और उन्होंने कहा कि हम अधिकार का नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। कानून के तहत एसआईआर का प्रावधान नहीं है, ये मनमाना और भेदभावपूर्ण पूरा मामला है। 1950 के कानून में रिवीजन की प्रक्रिया तय की गई थी। 2003 की रेखा कृत्रिम है। रिवीजन के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तय है। उन्होंने इसमें किसी एक तारीख से रिवीजन क्यों नहीं किया। नए वोटर के लिए फॉर्म 6 के आधार मान्य है, मनरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य है, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं लिया जा सकता। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपका नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का काम है। अदालत ने आयोग से कहा कि आपकी कवायद ये नहीं है, इसके समय से समस्या है। चुनाव से ठीक पहले कवायद हो रही है। मतदाता सूची बन जाने के बाद कोई अदालत इसे नहीं छुएगी। जिसका वोट छीना वो चुनौती नहीं दे पाएगा क्योंकि वक्त ही इतना कम है। इसके बाद इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की एंट्री हुई। कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि संविधान की 18 पार के हर नागरिक को मताधिकार मिला हुआ है। चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि फॉर्म ना भरें तो वोट नहीं दे सकते। बहुत कम लोगों के पास 11 दस्तावेज हैं। 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। 14.71% लोगों के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है। गिनती भर लोगों के पास वनाधिकार सर्टिफिकेट है। गिनती भर लोगों के पास आवास और ओबीसी सर्टिफिकेट है।
2003 से हुए 10 चुनाव क्योंकि पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर हुए थे, तो क्या वो सारे चुनाव गलत हैं? उसके बाद मोर्चा संभाला अभिषेक मनु सिंघवी ने और उन्होंने कहा कि एक आदमी का भी वोट नहीं छीनना चाहिए, इससे लोकतंत्र पर जबरदस्त असर पड़ेगा। इस पर बेंच ने कहा हम भी आपकी बात से सहमत हैं। फिर कपिल सिब्बल बोले कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। वहीं बृंदा ग्रोवर ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह सामान्य कवायद नहीं है, इससे गरीब, मजदूर और कमजोर लोग छूट जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप बताएं कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार में कैसे है। एसआईआर की वैधता और प्रक्रिया की व्याख्या करें, इसकी टाइमिंग ये क्यों चुनी गई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एडीआर को पहले भी अदालत ने फटकार लगाई थी। याचिकाकर्ता बिहार के वोटर नहीं हैं, चुनावों पर लेख लिखते हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका मतदाताओं से सीधा रिश्ता है। किसी को बाहर करने का इसमें कोई इरादा नहीं है और कोई इसके हित में नहीं है। जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि ये आपके सभी अच्छी दलील नहीं है, आप इससे बेहतर तर्क दे सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए पर्सनल आप किसी याचिकाकर्ता के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अपनी दलील को और मजबूती से रखना आपको पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी सूची का वास्ता बस पहचान से है, यह पूरी कवायद मुख्यतः पहचान की है। पहली नजर में लगता है कि कानूनन आधार को होना चाहिए था। हमें गहरा संदेह है कि आप प्रक्रिया संभाल पाएंगे या नहीं। इस पर राकेश द्विवेदी ने यानी कि चुनाव आयोग के वकील ने कहा हमें पूरी प्रक्रिया पूरी करने दें, हम कभी भी इसे रोका जा सकता है, हमें कभी भी रोका जा सकता है। नवंबर में चुनाव हैं, आप हमें बाद में रोक सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दखल देना हमें नापसंद है। आपके चुने दस्तावेज भी नागरिकता के प्रमाण नहीं है। आप हमें कानून बता रहे हैं, हम आपको व्यवहारिकता बता रहे हैं। क्या आप इसमें आधार को शामिल कर रहे हैं? ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रमुखता से पूछा और अब देखना होगा कि अगली जो हियरिंग है उसमें इस पर क्या आगे बात बनती है। सबसे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, विस्तार से हमने दर्शकों को बताया कि आज किस तरीके की पूरी कवायद रही चुनाव आयोग के वकीलों, बाकी जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। क्या मोटा मोटा निकल कर आया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि आधार कार्ड को भी इसमें जोड़ा जाए, इसके विपक्ष में क्या कोई दलील थी इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए अंकित, ये जो फैसला है आप कहेंगे इसको इस तरीके से माने कि 50-50 फैसला है, यानी 50% पिटिशनर्स के पक्ष में फैसला गया और 50% जो फैसला इलेक्शन कमीशन के गया। पिटिशनर की मांग थी कि जो मुख्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इनको शामिल कराया जाए। चुनाव आयोग का तर्क ये था कि इस पूरी प्रक्रिया को चलने दो, इस पर कोई रोक न लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, आपका अंतरिम आदेश उस पर कोई नहीं दिया जा रहा है, आप पूरी प्रक्रिया करें, लेकिन हमारा सुझाव ये है कि आप इन तीन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। जस्टिस जो धूलिया, उन्होंने ये बात खुल के कोर्ट में कही कि आप बिल्कुल ये बात है कह रहे हैं कि 11 दस्तावेज दिया है हमने, आप 11 दस्तावेज कोई भी दस्तावेज पेश करके अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा व्यवहारिक तौर पर किसी के पास इन 11 डॉक्यूमेंट्स से लिस्ट नहीं होगा। इसलिए क्योंकि आधार कार्ड ज़्यादा पॉपुलर है, पूरा देश उस पर चल रहा है, तो क्यों नहीं आधार कार्ड को इसमें शामिल कर लिया जाता। राशन कार्ड एक बड़ा जरिया है और वोटर आईडी कार्ड, उनका कहना था कि वोटर आईडी कार्ड जो खुद चुनाव आयोग बनाता है, कैसे उसको मना कर सकता है वोटर आईडी कार्ड को लेने के लिए। तो चुनाव आयोग की दलील थी कि इस पूरी प्रक्रिया को चलने दे, रोके ना, क्योंकि उनके पास अभी समय है। उन्होंने कहा है कि हम 1 अगस्त को जो हमारा इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उससे पहले आयोग ने कहा है कि आप रोल पब्लिश नहीं करेंगे, उससे पहले सुनवाई होगी, ताकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो योग्य है वोट देने की, उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से छूट ना जाए। तो एक तरीके से चुनाव आयोग को उसकी पूरी छूट मिल गई है कि उस पूरी प्रक्रिया को लागू रखे। उस दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं को एक राहत मिल गई कि वो तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो दिखा सकते हैं, दिखा के वो अपना नाम जोड़ सकते हैं। ये आयोग को कहा गया है कि वो विचार करे और ले सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमारी जो टीम एनडीटीवी के ग्राउंड्स पे वो वहाँ से बिहार से रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड जो BLO हैं, EROs हैं, वो ले रहे हैं। और क्योंकि ये ERO का अधिकार है कि वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको और हमको मतदाता सूची में शामिल करेगा, वो अधिकार सिर्फ ERO को है, तो वो हो रहा है वहाँ। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। तेजस्वी यादव का इसके ऊपर एक रिएक्शन आ रहा है क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर यह बहुत अहम है, जरा सुनते हैं पहले उसे।
कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। चलते हैं, इस वक्त योगेंद्र यादव इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है, फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। सर, बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पूरे देश में ये चल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए चल रहा है। हाँ, तो इसमें कोई नई बात क्या है? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा ही हुआ था कि ये पूरे देश की एक्सरसाइज है जिसे हम बिहार में शुरू कर रहे हैं। हम सब ने पूछा कि इसकी शुरुआत आप बिहार में क्यों कर रहे हो, इतने थोड़े से समय में क्यों कर रहे हो। जस्टिस बागची ने कहा कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो इसे बिहार चुनाव के साथ क्यों जोड़ रहे हो, आप अलग से कर लो, इसमें इतना समय लगता है। और चुनाव आयोग के पास किसी भी सीधे कड़े सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और मैं समझता हूं कि अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो लोग ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर न जाए। जस्टिस बागची ने बार बार कहा कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर रहता है तो आपको उसको सुनवाई करनी होगी, उसको चिट्ठी देनी होगी, आपको पूरा करना होगा। ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो? तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के सामने जो तलवार लटकी हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से पहली ब्रेक लगा दी है। अभी गाड़ी मुड़ी नहीं है, उसके लिए 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। योगेंद्र यादव है हमारे साथ। तो योगेंद्र यादव लगातार इस पर अपनी बात रख रहे थे। उनको लगता है कि ये एक कोशिश जो है, जो कवायद जो है वो इस तरह की जा रही है जिसके कारण कई लोगों को इसका नुकसान बिहार में उठाना पड़ सकता है, वोटर से छूट जाएंगे। बिहार में विपक्ष ने पहले ही जो SIR है उस पर सवाल, चलिए सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने बात की मनोज झा से, जो RJD के सांसद हैं। क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। SIR पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर पहली प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ RJD के सांसद, राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 3 चीज जो आप डिमांड कर रहे थे वो आपको मिल गई है। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया। हाहाकार मचा हुआ था पूरे बिहार में, जिंदगियां उथल पुथल में थी, और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन जाकर के दिल्ली और पटना वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे थे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत खूबसूरत दलीलें दी गई इधर से लोगों के पक्ष से, और जो एक मेजर इश्यू था उस पर एक समझिए कि एक दिशा दी गई है इलेक्शन कमीशन को। एग्जैक्ट अगर मैं वर्ड कहूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि प्राइमा फेसी वी बिलीव दैट इलेक्शन कमीशन मस्ट कंसिडर, यानी कि इलेक्शन कमीशन को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो 3 दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, EPIC वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को उन दस्तावेजों की श्रृंखला में शामिल करना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इंक्लूड किए जा सकें, और तथावार प्रगति या रोड ब्लॉक के बारे में पुनः एक सुनवाई की तिथि 28 तारीख की रखी गई है जुलाई के महीने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रक्रिया जारी रहेगी, जो EC ने की। जी, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वो उसका अवलोकन भी करते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण मांग जो पूरे बिहार से थी, महागठबंधन से थी, और तेजस्वी जी जिसको वर्बलाइज कर रहे थे कि आप दस्तावेजों की श्रृंखला को
बढ़ाइए, ताकि जिसका पेनिट्रेशन, जिन दस्तावेज की उपलब्धता का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो ताकि सामूहिक और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उस संबंध में मैं सोचता हूं कि लोगों को रिलीफ मिला है। लाखों लोगों की जीत मानते हैं? मैं समझता हूं करोड़ों बिहारियों की जीत है और अभी कई मंजिलें देखनी है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बने रहना चाहिए, भागीदारी से भरपूर होना चाहिए और अप्रोच ये होना चाहिए कि ये इंक्लूजन में तब्दील हो, एक्सक्लूजन में तब्दील ना हो। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ईसी के पहले डिसीजन को डिफेंड कर रहे थे? देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि कभी कभी ऐसे कुछ मौके आते हैं जब दलीय दायरों से ऊपर होकर के सोचना होगा इसमें किस पे मार पड़ती, गरीब लोगों पे पड़ती, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों पे मार पड़ती। जो बाहर है 25 दिन के अंदर वो कैसे सारे दस्तावेज जुटा पाएगा? और उनमें से कई दस्तावेज ऐसे थे जिसके लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगाना था। मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी है। तो बुधवार को SIR पर बिहार में भारत बंद के दौरान आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच दरभंगा में जाम में एम्बुलेंस फंसने का एक वीडियो सामने आया है जो इस वक्त वायरल है। और दरभंगा में RJD के जो वरिष्ठ नेता हैं बलदेव राम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान यहां सड़क पर लंबा जाम लग गया। इसमें 2 एम्बुलेंस फंस गई थी। इस बीच नेता बलदेव राम से जब एम्बुलेंस वालों ने रास्ता देने के लिए निवेदन किया तो वो भड़क गए। उन्होंने मरीज के परिजनों से न सिर्फ अभद्र तरीके से बातचीत की बल्कि उन्हें गाली भी देते हुए नजर आए। कहा कि 90 वाला लहर आएगा तो सीधा नीचे रख देंगे। RJD नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लाने जा रहे हैं चाचा? अच्छा, ये कौन सा जगह है? धोई घाट है। मतलब कि यहाँ पे बंदी के कारण रुका हुआ है एम्बुलेंस के ना ड्राइवर है। कहाँ पे जा रहे हैं मरीज को लाने? जीवन हॉस्पिटल बेनीपुर। ऐसा ना हो पास कर देंगे, 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अब बताइए कि यही इस तरीके का जो डर है, अब RJD को सोचना होगा कि इस तरीके के नेताओं का वो क्या करेंगे। इसी तरह के डर को लेकर बार बार जो सत्ता पक्ष है और जो BJP और JDU है वो कहता है कि देखिए इनको अगर वोट मिला तो जंगल राज आ जाएगा। अगर नेता इनके इस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करेंगे तो फिर बिहार वाले चुनाव में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। विपक्ष की चिंता यही थी कि चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन के कारण कई लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी। वैसे आमतौर पर यही होता है कि एक चुनाव से अगले चुनाव तक वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी ये संख्या घटी भी है? ऐसा बिहार में हुआ है और 20 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और उसे जब होने का जो असर है वो बिहार की सरकार पर पड़ा जरूर दिखाता है और शायद यही डर विपक्ष को सता रहा है। जरा मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाता हूं। दरअसल बिहार में फरवरी 2005 में जो वोटर्स की जो तय समय पर विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में वोटर्स की जो संख्या थी वो थी 5,26,87,664। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा हुई और कोई सरकार बन नहीं पाई, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में अक्टूबर में उसी साल चुनाव हुआ। उस चुनाव तक बिहार के वोटर की संख्या घटकर 5,13,85,892 रह गई। यानी कि वोटर्स की संख्या में करीब 13,01,772 या फिर 2.5% की कमी जो है वो देखने को मिली। अब आप कहेंगे कि वोटर्स की संख्या कम हो गई तो उससे क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ चुनाव पर? क्या उसका चुनावी नतीजों पर कोई असर पड़ा? इसको समझने के लिए आप फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के जो वोटर्स की संख्या है उसकी कमी में जो बदलाव आया वो कैसे उसने असर दिखाया, उस पर जरा ये ग्राफिक से हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या क्या था। फरवरी 2005 में RJD को 75, कांग्रेस को 10, JDU को 55, BJP को 37 और LJP को 29 सीट मिली थी। यानी कि जो RJD प्लस था वो 85 सीटों पर कहीं खड़ा हुआ था और त्रिशंकु विधानसभा हुई। किसी को भी उसमें वो जो मतदान में
किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। आरजेडी को 25.1% वोट मिले थे, लेकिन अक्टूबर में जब ये दोबारा चुनाव हुआ तो उनका जो वोट प्रतिशत है वो घटकर 23.5% रह गया। कांग्रेस को 5% जो वोट जो है उनके बढ़कर 6.1% हो गए। वहीं जेडीयू का वोट जो है वो 14.6% बढ़कर 20.5% पर आ गया। बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में था, उसका वोट 11% बढ़कर 15.6% हो गया। जबकि एलजेपी जिसके नेता था रामविलास पासवान थे, उनका वोट 12.6% घटकर 11.1% तक रह गया। यानी कि उससे सीटों में जो बदलाव आया, आरजेडी की 75 से 54 सीटें आ गई, कांग्रेस जो 10 पर थी फरवरी में वो 9 पर आ गई, जेडीयू 55 से 88 सीटों पर पहुंच गई, बीजेपी 37 से 55 पर पहुंच गई, एलजेपी 29 से 10 पर नीचे आ गई। तो ये एक बड़ा बदलाव वोटों में, इस बदलाव का असर जो है वो सीटों पर जबरदस्त पड़ा, जैसे मैंने कि आपको बताया। अब और उसका नतीजा ये हुआ कि 1990 से 2005 तक बिहार में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार थी। फरवरी के चुनाव में बहुमत नहीं मिला, चुनाव के बाद फिर कोई गठबंधन नहीं बन सका। उसके कारण अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो नई सरकार बनी, और नई सरकार जो थी वो सरकार बनी नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद लगातार हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी अभी भी सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है। 20 साल पहले बिहार में वोटरों की संख्या घटी तो एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह भी याद रखा जाए कि तब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और लालू यादव उसमें रेल मंत्री थे, जबकि नीतीश कुमार उस वक्त विपक्ष में बैठे हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर एक बड़ा असर कम से कम जो इस वक्त विपक्ष में है उनके जो पूरे समीकरण हैं उस पर पिछली बार जब वोटर घटे थे तो उसका पड़ा था। अब ये सारी धमाचौकड़ी बिहार की सत्ता के लिए है। इसके लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पूरी ताकत से लगे हुए हैं और इसलिए दोनों के मुंह में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की होड़ भी है। इसको समझने के लिए जरा हमारी एक रिपोर्ट भी देखिए। रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य। वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन के खिलाफ पटना में महागठबंधन की इस तस्वीर से विपक्ष ने 3 संदेश देने का प्रयास किया। पहला, विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव लड़ेगा। दूसरा, वोटर कार्ड की वेरिफिकेशन को चुनावी मुद्दा बनाएगा। और तीसरा, विपक्ष एकजुट है, कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की ये तिगड़ी वोटर लिस्ट के बहाने ही सही आर पार की लड़ाई का दम दिखा रही है। कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। लेकिन रथ पर सवार तस्वीरें नेपथ्य की तस्वीरों से मेल खाती नहीं दिखती। विपक्ष के इस महागठबंधन से कांग्रेस के जरिए पप्पू यादव भी जुड़ा हुआ दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह बुधवार को उनको राहुल गांधी के रथ रूपी मोटर पर चढ़ने नहीं दिया गया, उसके बाद सवाल उठता है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पप्पू यादव की इस अपमानजनक तस्वीर से लगता है कि पप्पू यादव को पीछे छोड़कर तेजस्वी के साथ बने रहना कांग्रेस की मजबूरी है और कांग्रेस के साथ रहना उनकी मजबूरी है। पप्पू यादव अपनी इस मजबूरी को एनडीटीवी पर जाहिर कर चुके हैं। आप लोग पहले से मन बना चुके हैं क्या कि वोटर लिस्ट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है? यही तो है आपका चुनाव जीतने का मामला। जो महाराष्ट्र में आप चुनाव जीते, अब आप बिहार पर हमला करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सदन नहीं चलेगा, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस और तेजस्वी के बीच ऐसे त्रिशंकु के रूप में है
जिन्हें कांग्रेस छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन तेजस्वी के दबाव में साथ जोड़ना भी नहीं चाहती। तेजस्वी के ही दबाव में पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट मिल नहीं पाया, लेकिन वो निर्दलीय जीत गए। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस की तरफ झुके रहने का एक ये भी कारण है। तो सवाल है कि टिकट बंटवारे में क्या पप्पू यादव अपने लोगों के लिए सीट पाने का दबाव बनाएंगे? दबाव कांग्रेस भी बना रही है, क्योंकि उसे ज्यादा सीटें चाहिए और जिताऊ सीटें चाहिए। दबाव लेफ्ट फ्रंट भी पिछले चुनावों में अपने बेहतर स्कोर के कारण बना रहा है, और दबाव आरजेडी भी बना रही है कि अगर उसके जनाधार का इंजन नहीं चलेगा तो गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। अब इसमें बाजी कौन मारेगा, ये देखना बाकी है। फिलहाल पप्पू यादव के बहाने महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका एनडीए को मिल गया। महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं आज वो खुलकर सामने आ गई। जब कन्हैया और पप्पू यादव को पटना की रैली के दौरान ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया। दरअसल तेजस्वी यादव को ये दोनों ही नेता नापसंद हैं और राहुल गांधी को बेहद पसंद। स्पष्ट है कि कांग्रेस पूर्ण रूपेण तेजस्वी और राजद के हाथों की कठपुतली बन गई है। तेजस्वी यादव के पीए तेजस्वी और राहुल गांधी के उस रथ पे वेलकम किए गए और राहुल गांधी के अपने नेता कन्हैया कुमार को धक्का देके हटा दिया गया। पप्पू यादव से तो तेजस्वी की पुरानी अदावत है, तो पप्पू के साथ जो हुआ वो तो पप्पू यादव और तेजस्वी समझेंगे, पर कन्हैया कुमार जो कि राहुल गांधी के टीम के सदस्य हैं, जिनको कांग्रेस का भविष्य कहा जाता है, उन्हें भी तेजस्वी के इशारे पे धक्का देके हटा दिया गया। वैसे पप्पू पर दबाव कहें या पप्पू का दबाव कहें, लेकिन इस दबाव से ही याद आया कि इधर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में भी दबाव को लेकर कम राजनीति नहीं हो रही है। बिहार में पिछले दिनों तेजी से बढ़ी हिंसा की घटनाओं पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ही सवाल उठा दिया था। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। पूर्णिया की घटना, पटना की घटना हुई है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिया की घटना का अलग नेचर है, पटना की घटना अलग है। पूर्णिया की घटना लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा सामाजिक समस्या है। अभी भी सभ्य समाज में डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना, यह तो बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है, घटना हुई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही कुशवाहा को समझ में आ गया कि नीतीश सरकार पर ही उठाया गया सवाल अगले चुनाव में सबके लिए बैकफायर कर सकता है, इसलिए वो चिराग को भी नसीहत देने लगे कि जरा हद में रहिए। बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, क्राइम के मामला में बिल्कुल टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि घटना हुई और घटना के बाद अपराधी कौन है उसकी पहचान भी पुलिस ने कर ली, गिरफ्तारी भी हो गई, और गिरफ्तारी के समय कुछ बदमाशी करने का प्रयास हुआ तो उसका इनकाउंटर भी हुआ। यहाँ भी हर कोई विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटा है। जेडीयू नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, बीजेपी चाहती है कि उसका भी अपना मुख्यमंत्री बन सके। चिराग पासवान की हसरतें भी कई बार खुलकर सामने आ जाती हैं। इसलिए एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ माहौल एक जैसा ही दिख रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे का। बिहार में आजकल सबको हर बात बहुत सोच समझ के नेताओं को कहनी पड़ रही है, क्योंकि उसका जो असर है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बिहार से एक वीडियो जो है वो वायरल है। उस वीडियो में आरजेडी विधायक के मंच से कोई आदमी कह रहा है कि बुरा बाल साफ करो।
अब आपको बताते हैं ज़रा कि क्या ये पूरी कहानी जो है और इसमें इसका असर क्या पड़ सकता है। गया जी के अतरी विधानसभा के आरजेडी के विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव और जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के प्रतिनिधि महेंद्र यादव के मंच पर स्थानीय सौरा पंचायत के मुखिया फोटो देवी के पति मुनरिक यादव के जातीय उन्माद की चिंगारी को हवा दी। मुनरिक यादव ने कहा कि 1990 में लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है, वैसी ही परिस्थिति बनी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से कि शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह रही कि मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधि इस जहरीले बयान पर मुस्कुराते नजर आए। वीडियो में भी ये दिख रहा है कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ललकारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो महज 45 सेकंड का है, शेष भाग काट दिया गया है। बाद में मुनरिक यादव ने सफाई दी कि उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव के बयान का संदर्भ दिया था, जबकि विधायक अजय यादव ने सफाई दी कि उन्होंने भाषण में मैंने उसी दिन साफ कर दिया था कि ऐसी बातें करना गलत है।